हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हमने आफ्टर 12th जो भी सब्जेक्ट की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। उसी सीरीज में इनकम टैक्स सब्जेक्ट हमने स्टार्ट करा है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियोस काफी यूजफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए, हमें सपोर्ट जरूर करिए। तो आज हमारा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है, जिसमें पार्ट 2 में हम उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारी वीडियोस के पीछे एक ही बेसिक कंसेप्ट है कि कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। तो हमने इसके पार्ट 1 में आपको पूरा फॉर्मेट क्लियर कर दिया था, सारी टर्म्स क्लियर कर दी थी। अब हमने उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं, जो बेसिक आपको सारी नॉलेज दे देंगे, और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपके साथ लेकर आएंगे। तो 3 वीडियोस के अंदर आई होप आप इतने कन्वीनियंट हो जाएंगे कि आप खुद से हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मिस्टर ए लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी एट अ रेंट ऑफ 5000 पर मंथ। तो मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करा 5000 पर मंथ पर। फेयर वैल्यू, फेयर रेंटल, इनके मतलब हमने आपको बताए थे और शॉर्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप अपने एग्जाम में बिल्कुल भी एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन एब्रीविएशन का इस्तेमाल ना करके फुल फॉर्म से इस्तेमाल करें, राइट। तो फेयर रेंटल हमें दे रखा है 50,000। फेयर रेंटल होता है जो आसपास की जैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आस पड़ोस में नेबर जो रेंट होता है उसी से ये तय किया जाता है फेयर रेंट। उसके बाद आता है म्यूनिसिपल वैल्यू, जो कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी तय करती है आपकी। उसी पर ही म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है प्रॉपर्टी लिए जाते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड रेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। मैक्सिमम रेंट होता है जो किसी भी टेनेंट से लिया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम स्टेट्स में एप्लीकेबल है। उसके बाद आपको कहता है कैलकुलेट जीएवी। 2 केसेस आपको दिए हैं। नो वैकेंसी, इसका मतलब ये जो घर था मिस्टर ए का 5000 रुपए रेंट पे जो इन्होंने चढ़ाया है, उसमें कोई भी वैकेंट पीरियड नहीं रहा, यानी 12 महीने ये प्रॉपर्टी जो है रेंट पे चढ़ी रही। और दूसरा केस है अगर ये 3 महीने वैकेंट रहे। तो ध्यान से सुनिएगा, वैकेंसी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारा रूल क्या था, हम देखिए हमेशा फॉर्मेट लिख लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, देन उससे हमारा निकलता है एक्सपेक्टेड रेंट, देन उसका कंपैरिजन होता है एक्चुअल रेंट से। फिर हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है। क्या मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का? ये वैल्यू होती है कि एक हाउस प्रॉपर्टी कितना रेंटल इनकम अर्न कर सकती है। ये बात हमने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताई कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो इनकम टैक्सेबल नहीं करी जाती कि कितना रेंट आपने एक्चुअली अर्न किया। ये एक अलग सा हेड है जिसमें अगर आपने रेंट पे प्रॉपर्टी नहीं चढ़ा रखी है तब भी आपकी टैक्सेबिलिटी बनती है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू वैसे होती है एनुअल वैल्यू जो एक हाउस प्रॉपर्टी अर्न कर सकती है। तो हमें ये निकालना है दोनों केसेस में। तो हमारा रूल क्या था? हमारा रूल ये था कि म्युनिसिपल वैल्यू और हाई फेयर रेंट में हायर हमें चूज करना है। देन जो भी इन दोनों में से आंसर है फिर उसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट के साथ करना है लोअर। हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। जब एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा फिर उसमें से हायर, तो हायर लोअर हायर कंपैरिजन एंड देन वी गेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो चलिए, म्युनिसिपल वैल्यू क्या दे रखी है हमको? 60,000 रुपीज। तो फर्स्ट केस में हमने यहाँ 60,000 रुपीज लिख दिया। स्टैंडर्ड सॉरी फेयर रेंट हमारे पास कितना है? 50,000 रुपीज। और स्टैंडर्ड रेंट आप देख सकते हैं 55,000 रुपीज। अब हमें इनके कंपैरिजन से एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। तो क्या रूल है? इन दोनों में से हायर कौन हो गया? 60,000, राइट। फिर 60,000 और इसमें से लोअर कौन हो गया? 55,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारे पास आ गया 55,000, राइट। नाउ एक्चुअल रेंट, तो आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी 5,000 रेंट पे चढ़ी हुई है पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12, क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है, पूरे महीने जो है पूरा साल जो है ये प्रॉपर्टी रेंट पर है। तो 60,000 रुपए आपका एक्चुअल रेंट हो गया। अब रूल क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो हायर होगा, जनरल रूल, तो 60,000 रुपए आपकी जीएवी हो गई इन केस ऑफ फर्स्ट पार्ट। है ना सिंपल। चलिए, अब 3 मंथ वैकेंट रही ये प्रॉपर्टी तो क्या होगा? तो ये जो एक्सपेक्टेड रेंट तक का पोर्शन है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो हम एज इट इज लिख देते हैं 60,000 म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट आपके पास 50,000 है। 55,000 आपका स्टैंडर्ड रेंट है। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो 55,000 आ गया, राइट। अब आपके पास आता है एक्चुअल रेंट। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी प्रॉपर्टी 3 महीने वैकेंट रही तो आपको 5,000 का जो रेंट है वो पूरे 12 महीने नहीं मिलेगा, राइट। तब आपको कितने महीने का मिलेगा? 5,000 इंटू 9, यानी कितने महीने का मिलेगा? 45,000 रुपीज आपको एक्चुअल रेंट मिलेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैकेंसी पर खास तौर पर। देखिए, अगर प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं थी फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर रूल है हायर लोअर हायर, और जनरल रूल भी अगर आपसे कोई पूछे तो एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट में से हायर ही लिया जाता है। लेकिन सिर्फ एक क्लॉज और इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ध्यान से सुनिएगा। जो एक्सपेक्टेड रेंट है, ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड रेंट को अगर आप
12 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ रहा है कि इनको अपना रेंट 4500 के करीब करीब रखना चाहिए, है ना। पर मंथ जो अपना रेंट रखना चाहिए वो 4500 के करीब। अगर हम 55,000 को 12 से डिवाइड करें तो आपके पास 4583 के करीब करीब आ रहा है। यानी जो मिस्टर ए हैं उनको मिनिमम 4583 रेंट तो लेना ही चाहिए, और वो रेंट कितना ले रहे हैं 5000, यानी वो रेंट तो ठीक ले रहे हैं, कम नहीं ले रहे। ठीक है, रेंट ठीक ले रहे हैं अथॉरिटी के हिसाब से। अब क्या हुआ है, क्योंकि 3 महीने ये प्रॉपर्टी वैकेंट रही, ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी 3 महीने वैकेंट नहीं रहती तो उनको 60,000 रेंट मिल जाता ना, मतलब यही हायर होता ना। लेकिन उनकी वैकेंसी की वजह से उनको ये अमाउंट कम मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मिस्टर ए है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को बोलेंगे कि भाई देखो, एक तो मेरा प्रॉपर्टी वैकेंट रहा, ऊपर से आप कह रहे हो जी हायर टैक्सेबल कर देंगे, मुझे मिले तो सिर्फ 45,000 है ना। तो वैसे तो मिलने का रूल यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल यही है हायर लोअर हायर। लेकिन सिर्फ एक क्लॉज पे इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको ऑप्शन देती है कि कम वाला ले लेंगे जब वैकेंसी की वजह से और आपने रेंट ठीक तय कराओ। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका यहाँ पर 55,000 डिवाइडेड बाय 12 करके 4583 रेंट आ रहा है, और अगर आप 4000 एक्चुअल रेंट रखते तब आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जानबूझ के पहले ही रेंट कम रख रखा है। जो कि टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया हुआ है, क्योंकि मिनिमम रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट आपको इतना लेना चाहिए था। फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू से अगर आप कम ले रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मिस्टर ए है वो रेंट बिल्कुल ठीक ले रहे हैं 5000, बट 3 महीने का रेंट ना मिलने के कारण उनका एक्चुअल रेंट कम है। इसीलिए ऐसे केस में हम एक्चुअल रेंट को जीएवी लेते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। अभी और देखेंगे वैकेंसी वाले क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर जनरल रूल से थोड़ा सा अलग चले गए हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहता है, मिस्टर गगन लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी एट ₹4000 पर मंथ। तो उन्होंने मंथली रेंट रखा है 4000, हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर 3 मंथ, फेयर रेंट 50,000, म्युनिसिपल वैल्यू 60,000, स्टैंडर्ड रेंट 55,000। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की ही फिगर्स हैं सेम। तो हमने फॉर्मेट पहले लिख लेना है, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो जीएबी निकालनी है आपको। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है हमारे पास 60,000, तो 60,000 रुपीज की हमने म्युनिसिपल वैल्यू रख दी। फेयर रेंट है हमारे पास 50,000, वो हमने रख दिया। स्टैंडर्ड रेंट है 55,000, वो हमने रख दिया। अब हमारा रूल क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हायर, फिर जो आंसर है उसका स्टैंडर्ड रेंट के साथ लोअर, फिर एक्सपेक्टेड रेंट जब आ जाएगा तो हायर। तो 60,000 और 50,000 में हायर कौन हुआ, 60,000। फिर 60,000 और 55,000 में लोअर कौन हुआ, 55,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 55,000। अब यहाँ वैकेंसी है, ठीक है, 3 महीने फिर से प्रॉपर्टी वैकेंट रही, तो 4000 का जो रेंट है ये आपको कितने महीने का मिला, 9 मंथ का मिला, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल रेंट तो 36,000 आ गया। अब जीएवी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब देखिए, अब जनरल रूल यही है कि हायर लेना चाहिए, बिल्कुल सही। पर वैकेंसी के केस में मैम अभी अभी आपने बताया था कि अगर वैकेंसी के केस में एक्चुअल रेंट कम आए तो एक्चुअल रेंट को लेना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको तब ये बात भी बोली थी कि जब इनकम टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि आपने रेंट बिल्कुल जेन्युइन रखा हो। अब आप देखिए, एक्सपेक्टेड रेंट को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो 4583 मिनिमम रेंट आपको लेना चाहिए था। लेकिन आपने उस मिनिमम रेंट से भी मिनिमम रेंट ले रखा है 4000 रुपए। अगर आप 4000 इंटू 12 भी कर देते तो भी आपके पास 55,000 रुपीज नहीं आ रहे थे। तो ये वजह है कि आपको यहाँ पर वो वाले रूल के हिसाब से बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, और आपका एक्चुअल रेंट ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू ना बनकर आपका जो 55,000 है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगा। क्लियर, यानी अगर हम वैकेंट पीरियड को हटा भी दें तब भी आपका 48,000 बनता है। तो ये वजह बना कि आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया। लेकिन इस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, इस ऊपर वाले पार्ट में क्या हुआ था कि उन्होंने रेंट बिल्कुल ठीक तय किया था। अगर वो 12 से मल्टीप्लाई करते, 12 महीने का पूरा रेंट लेते तो 60,000 रुपए रेंट बनता ना। मतलब 60,000 रेंट होता तो ऑब्वियसली यहाँ 60,000 ही आता। बट क्योंकि वैकेंसी थी, सिर्फ इस वजह से वो कम आ रहा था, इसलिए हमने वहां पर उनको वो बेनिफिट दिया। लेकिन यहाँ पर ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम 4000 इंटू 12 भी करें तब भी इनका एक्चुअल रेंट 48,000 यानी एक्सपेक्टेड रेंट से बिल्कुल लो बन रहा है टोटल भी। तो इसीलिए जो इनमें से हायर है वही आपके पास यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 को दोबारा से ध्यान से सुनिए ताकि आपका वैकेंसी को लेकर जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो सबसे ज्यादा जो डाउट आता है वो वैकेंसी के इस टाइप के क्वेश्चन में ही आपके पास आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर 12,000 पर मंथ, हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर 1 मंथ, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हमने और बढ़ा दिया फॉर्मेट को, तो हमारा फॉर्मेट होता है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट,
इनके कंपैरिजन से निकलता है एक्सपेक्टेड रेंट, फिर एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करा जाता है, फिर आती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे जाते हैं, जिसका रूल क्या है, म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि ओनर ने ही पे करा हो। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि टीनेंट ने पे करा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, और ड्यू बेसिस पर नहीं, पेड होना चाहिए, यानी एक्चुअल पेड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर सिर्फ म्युनिसिपल टैक्सेस लिखे हुए हैं और लिखा हुआ है कि नीचे सिर्फ 30% ही पे करें, तो जितने पे करे होंगे उतना ही टैक्स यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा, सारा आपको डिडक्ट नहीं होगा उसके अंदर, राइट। तो चलिए अब म्युनिसिपल वैल्यू लिख देते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये देखिए 90,000 रुपीज की म्युनिसिपल वैल्यू है आपके पास। फेयर रेंटल है हमारे पास 1,40,000। स्टैंडर्ड रेंट है हमारे पास 1,20,000। नाउ रूल क्या है, इन दोनों में से हाइयर, तो इन दोनों में से हाइयर कौन सा हुआ 1,40,000, फिर इन दोनों में से लोअर दैट इज 1,20,000, तो 1,20,000 रुपीज हमारा क्या बन गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्चुअल रेंट की बारी आती है, तो 12,000 पर ये प्रॉपर्टी लेट आउट करी गई है, और ऑब्वियसली 12,000 इंटू 11, यानी आपके पास क्योंकि एक महीने वैकेंट रहा तो 1,32,000 यहाँ पर आएगा। अब यहां पर आपको घबराने की या वैकेंसी को लेकर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो तब सोचना पड़ता है जब एक्चुअल रेंट कम आ रहा हो। जब एक्चुअल रेंट पहले ही वैकेंसी के बाद भी ज्यादा आ रहा है तो हायर वाला ही लेना है। तो आप देखिए मैंने आपको तीनों केसेस क्लियर करे, वैकेंसी की वजह से अगर एक्चुअल रेंट कम आ रहा हो उसके दो केस क्लियर करे। अगर वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम आ रहा हो और आप रेंट ठीक ले रहे थे तब आपका कम वाला जीएवी बनेगा। अगर आपका एक्चुअल रेंट कम बन रहा है क्योंकि आप पर मंथ रेंट ही कम ले रहे हो तो आपका हायर वाला ही आएगा। और अगर वैकेंसी है लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसके मुकाबले एक्चुअल रेंट पहले से ही ज्यादा है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो 1,32,000 ही टैक्सेबल होगा, फिर तो आप ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड रेंट को नहीं लेंगे क्योंकि 1,32,000 मिल रहा है। आप तभी बेनिफिट मांग सकते थे जब आपका एक्चुअल रेंट कम हो, और आपका एक्चुअल रेंट 1,32,000 है तो ऑब्वियसली ये तो आएगा ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर 1,32,000 आ गया, और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड दिए हुए हैं 40,000, तो हम यही मान के चलेंगे क्योंकि कुछ नहीं दे रखा तो एक तो पेड तो लिखा ही हुआ है और ये ऑनर नहीं पे करे होंगे, तो 20,000 रुपीज की ये डिडक्शन मिल जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो एनएवी है वो आ जाएगी 1,12,000। आई होप इट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कनव owns a house property in Delhi whose municipal value 1 lakh rupees, fair rental value 1,20,000. It was self-occupied by Kanav from 1st April to 31st July. Okay. From 1st August 2020, it was let out at 9,000 per month. Municipal taxes paid 9,000 rupees. तो obviously हमें तो actual rent अगर देखना है तो उतने मंथ का ही देखना होता है जितने मंथ वो let out रहा। तो 1 अगस्त यानी 1/10/2020 से ही आपके पास लेट आउट हुआ। हमारा जो प्रीवियस ईयर अभी हम लेके चल रहे हैं वो 2021 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों, सिर्फ असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बदल दीजिए और कुछ नहीं होता। और असेसमेंट ईयर हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं अभी क्वेश्चंस में 21-22। तो हमारा प्रीवियस ईयर यही है जिसकी हम इनकम टैक्सेबल करने जा रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2020 से मैंने 31 मार्च 2021 लिखा। इसमें इस पीरियड तक तो ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड रही। फिर 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक यानी 8 मंथ तक ये प्रॉपर्टी क्या रही आपके पास टैक्सेबल रही, राइट। तो चलिए बाकी चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। म्युनिसिपल वैल्यू फुल ईयर की ली जाती है, फेयर रेंटल वैल्यू भी फुल ली जाती है, सिर्फ एक्चुअल रेंट में मंथ की काउंटिंग होती है, राइट। तो म्युनिसिपल वैल्यू हमारे पास है 1,00,000 रुपीज, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1,00,000 रुपीज। फेयर रेंटल वैल्यू 1,20,000 रुपीज, तो फेयर रेंटल वैल्यू आ गई हमारे पास। स्टैंडर्ड रेंट हो सकता है क्वेश्चन में ना गिवन हो तो यहाँ नहीं दे रखा, बहुत सारी स्टेट में वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इन दोनों में से हायर ही लेना होता है हमने, तो हमारा हायर क्या आ गया 1,20,000, राइट। अब एक्चुअल रेंट की अगर बात करें तो एक्चुअल रेंट कितना है 9,000 रुपीज का, सॉरी क्या है हमारे पास रेंट 9,000 रुपीज का। तो 9,000 रुपीज का आपका रेंट है इंटू 8 के हिसाब से, यानी कितने महीने के लिए ये रहा 72,000। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ कोई वैकेंसी थोड़ा ना है। 1 अप्रैल से लेकर अगस्त तक, सॉरी 1 अक्टूबर से पहले तक जो ये प्रॉपर्टी थी, सॉरी ये 1 अगस्त है तो फर्स्ट 8 आएगा ये। तो अगस्त से पहले पहले तक अगर बात करी जाए 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक ये प्रॉपर्टी में कनव खुद रह रहे थे। तो ये प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं थी, वो जो हमने ऊपर पढ़ाया वो वैकेंसी के केस है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब वो खुद से रहना, तो प्रॉपर्टी तो यूज हो रही थी ना, वैकेंट तो नहीं थी ना। तो यहाँ वैकेंसी का कोई क्लॉज नहीं लगेगा, राइट। तो यहाँ पर आपके पास जो
वो रूल था कि कम वाला लेंगे, वो बिल्कुल नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में ऐसा कोई रूल नहीं, सिर्फ वैकेंसी में जो आपको ऊपर बताया। तो आपका जनरल रूल क्या है, इन दोनों में से हायर 1,20,000, फिर इन दोनों में से हायर वो आपकी जीएवी हो जाएगी 1,20,000। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आपको बता रखे हैं 20,000 रुपीज के, तो 20,000 रुपीज हम इसमें से डिडक्शन दे देंगे और उसके बाद आपकी 1,00,000 रुपए नेट एनुअल वैल्यू आ गई, जो कि इसके बाद डिडक्शन करके टैक्सेबल होगी, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो कोशिश हमारी ये है कि कम टाइम में आपको अच्छे क्वेश्चंस भी दे दिए जाएं और कंसेप्ट्स भी सारे क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, अर्शिया फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है हमें घर की, उसके बाद फेयर रेंटल वैल्यू दे रखी है 2,40,000 रुपीज, एक्चुअल रेंट दे रखा है 21,000 पर मंथ, म्युनिसिपल टैक्सेस है 20,000 रुपीज के। टीनेंट वेकेटेड द हाउस ऑन 31 अक्टूबर 2020। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर हम जिसकी बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, तो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाता है। तो बस ये प्रीवियस ईयर चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन में कोई खास चेंजेस नहीं आते हैं आपके पास। ठीक है जी। तो म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, तो कहता है टीनेंट वेकेटेड द हाउस ऑन 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को टीनेंट ने प्रॉपर्टी खाली कर दी, जिससे आप कितना रेंट ले रहे थे, 21,000 पर मंथ रेंट ले रहे थे। एंड देयर आफ्टर हाउस प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट 25,000 पर मंथ। क्योंकि हमें ये नहीं बता रखा कि इनके खाली करने के कब दूसरा जो है टीनेंट रखा गया, तो हम यही मानेंगे इमीडिएट इफेक्ट में है जो दूसरा टीनेंट रखा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक कनक 21,000 रुपए पर मंथ का रेंट वसूल रहे थे, और इनके पहले टीनेंट के खाली करते ही जब दूसरा टीनेंट बुलाया गया तो उससे 25,000 रुपए पर मंथ जो है वो रेंट लिया जा रहा है, राइट। अर्शिया couldn't realize the rent for September and October due to the death of the tenant। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट, जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था आपके साथ। तो चलिए अनरियलाइज्ड रेंट पर आएंगे हम लोग, बाकी चीजों को पहले फिल कर लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2,00,000 रुपए, उसे पुट कर देते हैं। फेयर रेंटल वैल्यू है हमारी 2,40,000 रुपए, और स्टैंडर्ड रेंट बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं गिवन होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने बताया कि ये बहुत ही कम स्टेट्स एप्लीकेबल करती हैं। इन दोनों में से हायर, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो 2,40,000 रुपए आ गया। फिर आती है एक्चुअल रेंट की बारी, ध्यान से सुनिएगा। अनरियलाइज्ड रेंट, बेशक यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि सितंबर और अक्टूबर का जो है वो आपके पास किराया नहीं मिला अर्शिया को, और सितंबर और अक्टूबर में ऑब्वियस सी बात है जो फर्स्ट टीनेंट था उसके हाथ में थी प्रॉपर्टी, तो जो फर्स्ट टीनेंट था उसे प्रॉपर्टी नहीं मिली। और हो भी सकता है कि अर्शिया अच्छी ऑनर है और उन्होंने 2 महीने का रेंट छोड़ दिया हो, क्योंकि डेथ हो जाती है टीनेंट की। तो 21,000 रुपए जो थे वो आपको कितने महीने के मिलने थे, अगर आप अप्रैल से काउंट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 7 महीने 21,000 रुपए मिलने चाहिए थे, वो अभी आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 25,000 रुपए का रेंट है वो आपको 5 मंथ मिलना चाहिए था, तो उसको आप मल्टीप्लाई करिए और एक्चुअल रेंट लिखिए, यानी 21,000 इंटू 7, यानी 147,000 ये हो गया हमारे पास, और 1,25,000 ये हो गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास 2,72,000 रुपीज का एक्चुअल रेंट हमें मिलना चाहिए था। अनरियलाइज रेंट के बारे में बात करेंगे, बट अभी आपने पूरा लिख देना है ये, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो 2,70,000 लिख दिया। अब इन दोनों में से जो हायर है वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई, तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई 2,72,000, राइट। अब बारी आती है अनरियलाइज्ड रेंट की। तो आपको जितने महीने का रेंट नहीं मिला अब माइनस कर दो, यानी क्या करना है, अगर आपको रेंट नहीं मिला टीनेंट से, डिफॉल्टेड टीनेंट है आपका, तो आपने बस सिंपल सा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। बाद में जब जीएवी आ जाएगी तो जितने महीने का रेंट आपको नहीं मिला वो आप अनरियलाइज्ड रेंट के नाम से माइनस कर देंगे। लेकिन जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उन्होंने कंडीशंस रख रखी हैं कि अनरियलाइज्ड रेंट तभी डिडक्ट किया जाएगा जब आप 4 कंडीशन फुलफिल करेंगे। पहला, आपने टीनेंट को सही फेद में, यानी बोनाफाइड टीनेंट है आपका, यानी सही फेद में आपने उसको टीनेंसी दी थी। दूसरा, आपने पूरी कोशिश करी है, स्टेप्स लिए हैं, रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं उसे आपकी प्रॉपर्टी वेकेट कराने के लिए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, जो टीनेंट आपके पास है उसके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जिसपे वो रह रहा है, कोई भी और चीज। चौथा, आपने लीगल प्रोसीडिंग्स जैसे एफआईआर हो गई या लीगल नोटिस हो गया, जो भी जरूरी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपने जरूरी स्टेप्स उठाए हों। अगर इन चीजों के प्रूफ आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को देंगे तभी आप अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं, इन 4 कंडीशन के फुलफिल होने के बाद। तो फिलहाल अभी हम यहाँ मान के चलते हैं कि ये सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड है। तो कितने महीने का रेंट रिकवर नहीं हुआ था, 2 महीने का, और ये फर्स्ट टीनेंट था क्योंकि सितंबर अक्टूबर इसी वाले पीरियड में आता है। तो जो 21,000 रुपए का आपका रेंट था इनटू 2 मंथ, ये अब आपको नहीं मिला, तो यहाँ पे 42,000 रुपीज का अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे गए हैं, हमने पढ़े थे यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड हैं 20,000 रुपीज के, तो ये भी आप माइनस कर देंगे।
पेड मान लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास जो बचा अमाउंट है 2,10,000 रुपीज, वो क्या हो जाएगी हमारी नेट एनुअल वैल्यू। तो आप देखिए फॉर्मेट का 80% पार्ट हमारा हो चुका है। बस जब हम एनएवी पर आ जाते हैं तो एनएवी के बाद सिर्फ दो डिडक्शन सब्ट्रैक्ट होती है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन वाली। तो उसकी भी एक इलस्ट्रेशन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज्यादा है। राइट, तो चलिए इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं और सारे कंसेप्ट यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं कंपैरेटिवली। Hardik furnished the following particular: municipal value 2 lakh, fair rental 2,52,000, standard rent 2,40,000, actual rent 23,000 per month. Municipal taxes 20% of the municipal value. तो obviously हमने आपको बताया था कि municipal taxes municipal value पे लगाए जाते हैं, तो municipal value हमारे पास है 2 लाख रुपए, तो municipal taxes उसका 20% है। अब जरूरी नहीं है कि वो पे करे गए हैं, तो देखिए आगे लिखा हुआ है म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड 50% ऑफ द म्यूनिसिपल टैक्सेस, मतलब जितने म्यूनिसिपल टैक्सेस बने थे उसका सिर्फ 50% ही पे करा गया। रिपेयर एक्सपेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, ये बिल्कुल वेस्टेज है, इसका कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि मैंने आपको जब फॉर्मेट बताया था तभी आपको बताया था कि जब टीनेंट आता है तो ऑब्वियसली बात है कुछ रिपेयर होती है, व्हाइट वॉश कराना पड़ता है, छोटी मोटी रिपेयर चलती रहती हैं, कोई भी और खर्चे होती है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को लगा कि ऐसे तो हम हर खर्चे का रिकॉर्ड हर एक ऑनर से नहीं ले सकते, तो गवर्नमेंट ने आपको सीधा ही, टैक्स अथॉरिटी ने सीधा ही एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखी है। हर साल आप जितना भी एनएवी कमाते हैं उसका 30% सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि ये माना जाता है कि इससे ज्यादा आप क्या ही खर्चा कर लोगे। यानी अगर आपकी 1 लाख रुपए की रेंटल इनकम हो रही है तो 30,000 रुपए आपका खर्चा हो जाएगा, इससे ज्यादा तो क्या ही खर्चा कर लोगे। तो गवर्नमेंट ने इन सभी खर्चों के रिस्पेक्ट में, चाहे वो रिपेयर है, व्हाइट वॉश है, या और भी कोई चीज टूट फूट होती है जो आप रिपेयर कराते हो अपनी रेंटेड प्रॉपर्टी की, तो उसके लिए सीधा 30% डिडक्शन गवर्नमेंट आपको देती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 24A। और एक और डिडक्शन हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की, जिसके बारे में भी हमने बताया था कि अगर कोई भी जो ऑनर है वो ये कहता है कि भाई मैंने ये जो प्रॉपर्टी है ये स्पेशली कंस्ट्रक्ट कराई है वो भी लोन लेकर, तो लोन पर मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, आपका जो इंटरेस्ट जा रहा है उस इंटरेस्ट को भी हम माइनस कर देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन में उस इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन भी मिल जाती है। फिर जो है ऑनर का लालच और बढ़ जाता है और वो कहता है कि भाई अब ये प्रॉपर्टी मान लीजिए कि मैंने 2017 में जो है लोन लिया और 2020 में मेरी ये प्रॉपर्टी बनकर तैयार हुई। अब 2020 के बाद मैंने इसको रेंट पे चढ़ाया, उसके बाद मेरी इनकम आई, तो आप तो मुझे बस इन्हीं सालों का इंटरेस्ट माइनस करने को दे रहे हो, इससे पहले जो मैंने इंटरेस्ट भरा है उसका क्या? तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, अथॉरिटी कहती है कोई बात नहीं, आपको हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी जब आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी, आपको रेंट नहीं मिलना स्टार्ट हुआ था, उसका भी आपको डिडक्शन देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। ये समझ आ गया तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन हो गया आपके पास। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम डिस्कस करेंगे और इसके और क्वेश्चंस करने आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है उसे फिल कर लेते हैं। तो हार्दिक हैड बोरोड 12 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 10% per annum on 1st October 2018 and construction of property was completed on 28 Feb 2020। और अगर आपको नहीं बता रखा कि करंट ईयर में आपने ये लोन चुकाया है या नहीं चुकाया है, तो हम यही मान के चलेंगे कि करंट ईयर में भी अभी ये लोन चल रहा है। तो चलिए वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पर। म्यूनिसिपल वैल्यू है हमारे पास 2 लाख रुपीज, फेयर रेंटल है हमारे पास 2,50,000 रुपीज, स्टैंडर्ड रेंट है 2,40,000 रुपीज। अब हमारा रूल क्या है, इन दोनों में हायर दैट इज 2,50,000, फिर इन दोनों में लोअर तो ये आ गया 2,40,000। कोई वैकेंसी नहीं है फिलहाल के लिए, तो हम यही मान के चलेंगे कि पूरे पीरियड के लिए ये जो प्रॉपर्टी थी ये लेट आउट है आपके पास। तो आपके पास रेंट क्या है, 23,000 पर मंथ रेंट है इंटू 12, तो ये आ गया आपके पास 2,76,000 रुपीज का आपका रेंट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से हायर 2,76,000 आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई। कोई अनरियलाइज रेंट नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में बता रखा था कि म्यूनिसिपल वैल्यू, तो देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू है 2 लाख और म्यूनिसिपल टैक्सेस उसका 20% है, तो उसका 20% हमने निकाला, कितना बना 40,000 रुपीज। पर यहाँ पर ये थोड़ा ना होता है कि म्युनिसिपल टैक्सेस बनेंगे कितने वो सब्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ पर ऑनर ने पे कितना करा, तो उसने कहा था कि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इज 50% ऑफ द म्युनिसिपल टैक्सेस, तो जितने बने थे पेड एक्चुअली में सिर्फ उसका 50% करा गया, 20,000 रुपीज पे करा गया, तो 20,000 की ही डिडक्शन मिलेगी, तो 20,000 रुपीज आपके यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गए। तो अब ये बच गई आपके पास एनएवी दैट इज 2,56,000।
अब 2,56,000 का फ्लैट रेट से आपका सब्ट्रैक्शन होगा, यानी 30%। सीधा क्या करना है आपने, 2,56,000 इंटू 30/100 करेंगे, यानी 30% निकालेंगे, वो डायरेक्ट आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज 76,800। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में आपने 2 पॉइंट बना लेने हैं, एक है करंट ईयर। करंट ईयर कौन सा है हमारा, 2020 2021, राइट, जिसमें हम ये सारा कुछ टैक्सेबल कर रहे हैं। और इसी में आता है प्री कंस्ट्रक्शन, फिर हम दोनों को प्लस करेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। करंट ईयर में तो ये लोन पूरा साल रहा है, तो 12 लाख रुपए का आपका लोन है, उसका 10%, सिंपल सा। अगर ये लोन बीच में चुका दिया जाए तब क्या होगा, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी सिंपल चीज समझिए। तो ये अभी फिलहाल चल रहा है लोन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 लाख का 10%, करंट ईयर का तो आपका 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट जा ही रहा है, वो तो आपको डिडक्ट अलाउड होगा ही होगा। आपने ये लोन कब लिया था, वो डेट लिखिए। देखिए 1 अक्टूबर 2018 को आपने ये लोन लिया था, 1 अक्टूबर 2018 को। अब ध्यान से सुनिएगा, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई, 28 फरवरी 2020। 28 फरवरी 2020। रूल क्या है, जब भी आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, उससे पहले वाला 31 मार्च आपने लेना है, उससे पहले। अब देखिए अभी ये वाला मार्च आना है, 31 मार्च 2020, तो उससे पहले वाला लेना है। इवन अगर ये डेट 30 मार्च 2020 होती, तब भी यहाँ पर उससे पहले वाला ही आता। हाँ, अगर ये डेट होती 2 अप्रैल या 4 अप्रैल 2020, तब आप 31 मार्च 2020 ले सकते थे। लेकिन अब अगर हम देखें 28 फेब 2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है लोन पीरियड से और फिनिश होता है जिस भी डेट पर आपकी कंप्लीशन हुई है उससे पहले 31 मार्च। तो 31 मार्च 2019 आएगा यहाँ पर, राइट। अब आपने इसमें मंथ काउंट करने हैं, टोटल मंथ कितने हुए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के। तो इसमें खैर ज्यादा नहीं हुए, लेकिन कई कई साल, 4 साल 5 साल भी हो जाते हैं प्री कंस्ट्रक्शन में, पर यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ज्यादा नहीं बन पाया। यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपके पास कितने मंथ आए, देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ 6 मंथ आए। तो ध्यान से सुनिएगा, 12 लाख इंटू 10%, जितने भी मंथ हो, x डिवाइडेड बाय 12। अगर ये 39 मंथ हो तो 39, जितने भी टोटल मंथ बने। तो फिलहाल अभी जो ये पीरियड मैंने लिखा है, लोन पीरियड, और फिर जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पहले वाला 31 मार्च, ठीक है। तो ये मेरे कितने मंथ्स हो रहे हैं, सिर्फ 6 मंथ हो रहे हैं। 12 लाख 10%, 6 मंथ, एक फिक्स्ड चीज है 1/5। ये क्यों करा जा रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल इंटरेस्ट आपका गया है, गवर्नमेंट कहती है, टैक्स अथॉरिटी कहती है, उसके 5 इक्वल हिस्से करे जाएंगे, और सिर्फ आज से स्टार्ट होके 5 बार ही आपको उसकी डिडक्शन दी जाएगी, उसके अलावा आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन की जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 2 लाख तक की है, इससे ज्यादा की डिडक्शन आपको नहीं मिल सकती। तो अब हमारे पास 12 लाख का 10% डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास बन जाता है 12,000 रुपए। तो ये हमारे पास आ गया 12,000 रुपए। तो 1,20,000 ये करंट ईयर का और 12,000 रुपए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, ठीक है। अब ये 12,000 रुपीज आपको 5 साल तक लगातार मिलता रहेगा, यानी इस ईयर से शुरू करेंगे 12,000 का ये डिडक्शन, नेक्स्ट ईयर भी 12,000, 5 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा। 1,20,000 प्लस 12,000 यानी 1,32,000 का एक ये डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों अमाउंट को माइनस करने के बाद आपकी आ जाएगी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगे हों। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।